गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम पंखुरी कक्कड़ है और स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज की तरफ से मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आई हूँ। हमारा सब्जेक्ट है आज बायोसाइकोलॉजी और उसके अंदर का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हेल्थ। तो बेसिकली इस पीपीटी में मैं आज आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताऊंगी और उनके एक्सेस होने से अगर वो ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स, द ब्रेन्स केमिकल मैसेंजर्स एंड देयर हेल्थ इम्पैक्ट। हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी की वजह से ही सारा कम्युनिकेशन होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट इसी तरीके से करता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एंड केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अब सपोज करिए इस टाइम मैं आपको जो भी चीजें समझा रही हूँ, जो जो एक्शन कर रही हूँ, जिस तरह बोल रही हूँ, सब कुछ मेरे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके मुझसे ये सब करवा रहे हैं। ऐसे ही चलता है, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर इसी तरह से काम करता है। जैसे जैसे सिग्नल्स मिलते जाएंगे हम उसी तरह से अपना बॉडी का कंट्रोल उसी तरह से हम लोग करते हैं। अब अभी आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से समझा पा रही हूँ आप सबको, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक है। यही अगर कुछ इम्बैलेंस होता तो आप लोगों को समझ आ जाता कि या तो शायद मैं बोलते टाइम अटक रही होती, बहुत ज्यादा अटक रही होती, या हो सकता था मैं कुछ और ही बोल रही होती, समझ रहे, या फिर हो सकता था कि मैं खड़ी ही नहीं हो पाती, है ना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होके कम्युनिकेट करते हैं कि भाई अब ये काम करना है, अब इस तरह हाथ उठाना है, अब इस तरह एक्शन करना है, समझ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी डे टू डे, पल पल की जिंदगी में, और अगर इनमें गड़बड़ होती है तो हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। द फाउंडेशन, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं? पहले तो वो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस सिनेप्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जब सिग्नल ट्रांसफर करते हैं और जहां से सिग्नल निकलता है उस जगह को बोलते हैं हम सिनेप्स, ठीक है। Enabling communication throughout your nervous system, ये पूरे नर्वस सिस्टम में सारा कम्युनिकेशन संभालते हैं। अभी मेरा ब्रेन मुझे इस तरह एक्शन करके आपको समझाने का, और जो जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त, जो मेरी स्पीच है, सब मेरे दिमाग से कंट्रोल हो रही है और सब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सिग्नल्स के थ्रू, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, ठीक है। वाइटल फंक्शंस, they regulate virtually every bodily function। न्यूरोट्रांसमीटर आपके हर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, हर बॉडीली फंक्शन को संभालते हैं। फ्रॉम मूड एंड स्लीप, मूड होता है, स्लीप होता है, टू मूवमेंट, मैं जो मूव कर पा रही हूँ, इस तरह मैं चल चल के आपको समझा रही हूँ पीपीटी। कॉग्निशन, मैं सोच पा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरे कॉग्निशन का भी तो इस्तेमाल हो रहा है। एंड इवन डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, वो भी यही न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस, यानी कि ये कितने इनका फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं ये। फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम इन योर गट। देखिए, हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, तो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर तो है ही साथ हमारे गट में भी। आपने ये चीज सुनी होगी कि आप जो खाते हो आप वैसा ही बन जाते हो। ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा आहार आप अपनी बॉडी को खिलाएंगे आपका माइंड उसी तरह काम करेगा। इसलिए कहते हैं कि
जंक फूड कम से कम खाइए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अच्छा घर का पका हुआ खाना खाइए, तभी आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी तरीके से फंक्शनिंग करेगा। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो जंक फूड्स ना काफी हैवी होते हैं, चीज और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, तेल वगैरह सब बहुत ज्यादा होता है। उससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी को बहुत टाइम लगता है उन्हें डाइजेस्ट करने में और एनर्जी भी बहुत लगती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस तरीके का कोई हैवी खाना खाते हैं, लाइक पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, इस तरीके से, तो आप काफी सोने का मन करता है, थोड़ा काफी जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी लॉस सी हो गई, नींद आती है ना। तो वो इसीलिए ही क्योंकि पूरी बॉडी का फंक्शन जो है उसे पचाने में लग जाता है। ठीक है, देखिए हफ्ते में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, ठीक है, बट डेली डेली अगर आप इसी तरह अपनी बॉडी को तकलीफ देते रहेंगे, इतनी मेहनत करवाते रहेंगे, तो जरूर नुकसान होगा। अब हम आगे चलते हैं। की प्लेयर्स अ न्यूरोट्रांसमीटर ओवरव्यू। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे फंक्शंस, बॉडीली फंक्शंस में। पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हैप्पीनेस मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। रेगुलेट्स मूड, स्लीप, एपेटाइट एंड अग्रेशन। सेरोटोनिन का क्या काम है कि हमारा मूड रेगुलेट करेगा, स्लीप रेगुलेट करेगा, एपेटाइट हमारी भूख को, एंड हमारे गुस्से को। इम्बैलेंस इज लिंक्ड टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड माइग्रेन्स। अगर सेरोटोनिन कम हो जाए, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन कम हो जाए तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी चीजें हो सकती। दूसरा है डोपामिन। ये कहा जाता है रिवॉर्ड मॉलिक्यूल। जब भी हम खुश होते हैं ना किसी चीज को लेके, तो हमारे ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज करता है। इन्वॉल्व इन प्लेजर, मोटिवेशन, मूवमेंट एंड फोकस। प्लेजर, जब हम खुश होते हैं, खुशी मिलती है। मोटिवेशन, किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए हम मोटिवेट क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? डोपामिन की वजह से। अगर आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी है, आपको किसी भी काम के लिए मोटिवेशन फील होगा ही नहीं। मूवमेंट एंड फोकस, ये जो मैं मूव कर पा रही हूँ, इधर से उधर चल के मैं आपको समझा पा रही हूँ, ये भी इसी से कंट्रोल होता है। एंड फोकस, कि मैं किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट होके, जैसे अभी भी मैं जो कर रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ ना, मेरा कहीं ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा, तो ये भी डोपामिन से ही कंट्रोल होता है। अब अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि कमी हो जाए, तो आपको पार्किंसंस डिजीज हो सकता है। एक्सेस टू एडिक्शन एंड साइकोसिस। और अगर डोपामिन ज्यादा हो जाए तो आपको किसी चीज की लत लग सकती है, एडिक्शन हो सकता है, या फिर आपको साइकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन जो है, ये है एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन। हमारा पूरा कॉग्निटिव फंक्शन जो है एसिटिलकोलिन की वजह से ही संभल पाता है। हमारी मेमोरी और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी, हम जो चीजें याद रखते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और सही गलत की पहचान कर पाते हैं, सब कुछ जो है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन में आता है। और जो मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये हाथ अभी ऐसे पूरा खुला हुआ है, इसको मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको मैंने मोड़ा और ज्यादा, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी तो है ही ना। आप ये सोचिए, खुले हाथ से क्या मैं ग्लास पकड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे थोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना अपने मसल्स को, तो ये कंट्रोल करता है एसिटिलकोलिन। फिर आता है आपका गाबा, द प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, काम्स द नर्वस सिस्टम। इनहिबिटरी मतलब कि अगर कुछ उत्तेजना ज्यादा हो रही है, अराउजल ज्यादा है, तो उसको कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन सपोज करिए कि मैं क्लास है मेरी और मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं तेज भाग के जा रही हूँ क्लास में, तो मेरी सांस फूल जाएगी और मुझे टेंशन होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी कि अरे मेरे बच्चे मेरे वेट कर रहे होंगे, ये वो, इस तरीके से। फिर पता चलता है वहां चल के कि अभी बच्चे आए नहीं है, कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास स्टार्ट होने में, तो मेरे को काम डाउन कौन करेगा? गाबा। गाबा ही है, अगर वो रिलीज हो रहा होगा प्रॉपर मात्रा में तो मैं काम डाउन हो जाऊंगी, ठीक है। मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, मेरी सांस फूलना भी बंद हो जाएगी। अब अगर
इसके लो लेवल हुए यानी कि गाबा कम हुआ तो क्या होता है, लिंक टू एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सीजर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर से इसका लिंक है। अगर आप सोचिए, इसमें लॉजिक ये है कि अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं तो यानी कि आपको पूरे टाइम एंजाइटी रहती है ना, घबराहट सी रहती रहेगी अगर गाबा जो है वो कम रिलीज हो रहा है तो, ठीक है। फिर आता है आपका ग्लूटामेट, द प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी का मतलब है किसी भी जो अराउजल है ऑलरेडी हमारे शरीर में उसको बढ़ावा देना और बढ़ाना, ठीक है। क्रूशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। अब ये ग्लूटामेट जो है हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक्सेस कैन लीड टू एक्सोटॉक्सिसिटी एंड सीजर्स। अब अगर इसका एक्सेस हो जाए यानी कि ये ज्यादा हो जाए तो एक एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब कि इसमें आपको ब्रेन में परेशानी हो सकती है, और सीजर्स यानी कि आपको झटके लग सकते हैं। इस तरीके से चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। The delicate balance, neurotransmitters in health. A healthy brain relies on a precise balance of these chemical messengers working in harmony. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो उसके पीछे का राज क्या है? वो राज यही है कि मेरे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस ठीक है, तभी वो मेरा ब्रेन हेल्दी है एंड मैं आज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीजें समझा पा रही हूँ, जो आपको समझ में भी आ रही है। मैं सही बोल रही हूँ, हाँ थोड़ा अटक रही हूँ, वो चीजें अलग होती हैं, ठीक है। वो तो इतनी नर्वसनेस हर किसी को होती है, बट अगेन मैं काम की बात कर रही हूँ, बायोसाइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, कुछ और नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ रहे हैं? तो ये हेल्दी ब्रेन की निशानी है। Receptors, enzymes and glial cells work in concert to regulate neurotransmitter synthesis. अब इनकी जो साथ में मदद करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, उनका रिलीज होता है, फिर वो वापस भी आते हैं न्यूरॉन में वापस, जिसे हम रीअपटेक कहते हैं। तो जो रिसेप्टर साइट्स हैं, एंजाइम्स और ग्लियल सेल्स, ये भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं ताकि इनका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होता रहे। दिस इंट्रिकेट सिस्टम एंश्योर प्रॉपर सिग्नलिंग फॉर ऑप्टिमल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। देखिए, इनमें से कहीं पर भी गड़बड़ होगी ना, रिसेप्टर, एंजाइम, ग्लियल सेल्स या खुद न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी, तो आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की परेशानी। ब्रेन में इन सबका हार्मनी में होना, एक साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। When the balance is maintained, देखो जब बैलेंस को हम मेंटेन कर पाते हैं, योर बॉडी फंक्शन स्मूथली, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है, जैसे कि अभी मेरी कर रही है। इमोशन रिमेन स्टेबल। अब इमोशंस भी उस टाइम स्टेबल रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो या बहुत ज्यादा रो रहे हो, बहुत एकदम से डिप्रेसिव हो गए या बहुत ज्यादा मैनिक तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, है ना। इमोशंस आपके स्टेबल है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज थ्राइव, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी बहुत अच्छी रहती है। When balance is lost, neurotransmitters and disease. अब जब बैलेंस खराब होता है तब क्या होता है, आइए जानते हैं। जब डेफिशिएंसी होती है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमें जरूरत है डे टू डे बेसिस पे, वो कम रिलीज हो रहे हैं, है ना, डेफिशिएंसी है, उनकी कमी है। Not enough of a specific neurotransmitter can impair its function and lead to symptoms. अब ये कहने का ये मतलब है कि एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जो है, अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स आपको शो हो जाएंगे। एक्सेस, अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन या डोपामीन, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अगर डोपामीन का एक्सेस हो जाए तो आपको एडिक्शन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, ठीक है। टू मच ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर कैन ओवर स्टिमुलेट और डिस्टर्ब न्यूरल पाथवेज। ये जो न्यूरल पाथवेज होता है ना, ये जो कनेक्शन होता है, यहाँ जो कम्युनिकेशन चल रहा है, उसे न्यूरल पाथवेज बोलते हैं। तो अगर इनका एक्सेस है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएगा।
आप ऐसे समझो कि अगर एक गली से कहीं से निकलना है, अब उसमें बहुत सारी भीड़ आ जाए, सबके व्हीकल्स आ जाए, दिक्कत आएगी ना वहां से निकलने में, वही चीज है, ठीक है। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब कि या तो कभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं रिलीज, ठीक है। The ratio between different neurotransmitter can be disrupted leading to a complex symptoms. अब जो जिस मात्रा में रिलीज होता है ना, वो उस मात्रा में नहीं हो रहा, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर भी इसी तरीके से दिक्कत कर रहा है कि वो प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये इम्बैलेंस कहलाएगा। और इस इम्बैलेंस की वजह से आपको काफी कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। Important statistic: 1 out of every 4 people suffer from some form of mental illness. 4 में से 1 लोगों को किसी ना किसी तरीके की मेंटल इलनेस जरूर होती है, और अगर वो लोग डॉक्टर को ना दिखाएं तो ये चीजें अननोटिस चली जाती हैं एंड आगे उन्हें जीवन में बहुत दिक्कत होती है। Often linked to neurotransmitter dysregulation. लोग ना एक्चुअली अपनी हेल्थ पे ना ध्यान देते नहीं, उनको जो सिम्टम आ रहे होते हैं ना वो इग्नोर करते हैं, और जब तक वो इग्नोर करेंगे तब तक जो है चीजें और खराब होती जाती हैं, और फिर बहुत दिक्कत आती है जब एकदम पीक पे आपका डिसरेगुलेशन हो जाता है दिमाग में, ठीक है। अब पहली केस स्टडी देखिए, सेरोटोनिन एंड मूड डिसऑर्डर। अगर सेरोटोनिन कम होता है तो क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ओसीडी, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ओसीडी। देखो, low levels can create persistent feeling of sadness, worry and intrusive thoughts. अगर आपका सेरोटोनिन जो कि हमारा हैप्पी मॉलिक्यूल था उसको वो कम रिलीज हो रहा है तो आपको क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और ओसीडी हो सकती है। आपको कंसिस्टेंटली आप दुखी रहोगे, सैडनेस रहेगी, वरी रहेगी, चिंता रहेगी एंड इंट्रूसिव थॉट्स, यानी कि इतने सारे आपके दिमाग में थॉट्स चलेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा थॉट सही है कौन सा गलत। इसमें जो मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है और कोई नहीं। प्लीज ये बात ध्यान रखिए कि ये यहाँ जो मेडिसिन की बात हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ना कोई फिजिशियन, ना कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज गो टू अ साइकियाट्रिस्ट ओनली। सबसे पहले उन्हें ही रेफर कीजिए। SSRIs, इसमें मेडिकेशन दी जाती हैं लाइक प्रोजैक एंड ज़ोलॉफ, वर्क बाय इंक्रीजिंग सेरोटोनिन अवेलेबिलिटी। अब इन दवाइयों से क्या होता है कि सेरोटोनिन जो रिलीज कम हो रहा था उसका रिलीज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इन द सिनेप्स हेल्पिंग टू एलिवेट मूड एंड रिड्यूस एंजाइटी, उससे हमारा मूड बैलेंस होता है और एंजाइटी जो है हमारी कम होती है। अब देखिए, गट ब्रेन कनेक्शन, 95% ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द गट। हमारे गट में जो हम खाते पीते हैं चीजें, जहां सारा हमारा डाइजेशन होता है गट में, वहां पर ही 95% सेरोटोनिन बनता है, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल लिंक बिटवीन डाइजेस्टिव हेल्थ एंड मूड रेगुलेशन। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मूड होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया था आप लोगों को। सेकेंड केस स्टडी जो आती है वो है डोपामिन एंड मूवमेंट या फिर रिवॉर्ड। पार्किंसंस डिजीज characterized by degeneration of dopamine producing neurons in the substantia nigra leading to tremors, rigidity and slow movement. Substantia nigra जो हमारे ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें जो डोपामिन जो न्यूरॉन्स हम निकालता है, जो डोपामिन वो जो है कम हो जाता है, खराब हो जाता है। डीजेनरेशन मतलब कि सेल्स जो है वो मर रही होती हैं, उससे क्या होता है? ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब ऐसे झटके से लगते हैं। रिजिडिटी होती है कि अगर हाथ मेरा ऐसा है तो ऐसा ही रह गया, सीधा नहीं होगी ये उंगली, है ना। एंड मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पार्किंसंस के मरीजों को कभी ऐसे ऐसे उनका सिर हिलता रहता है ना, कभी हाथ हिलता रहता है, पैर हिलते रहते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है। मूवमेंट अफेक्ट करता है। डोपामिन अगर कम रिलीज हो तो एडिक्शन होता है। Drugs of abuse hijack the brain's reward system, causing a surge of dopamine. जिन लोगों को शराब की और ड्रग्स की लत होती है ना, उनको
उसी से डोपामिन मिलता है। अब अगर किसी एडिक्ट को अगर आप उसको शराब ना दो या उसको वो ड्रग्स ना दो तो वो कितनी बुरी तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि उसको तो डोपामिन वहीं से मिल रहा है ना। और ऐसा भी होता है कि जब आप इतनी ज्यादा शराब पीते हैं ना तो आपका डोपामिन रिलीज होने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कम से कम 7-8 पैग किसी ने लगा लिए, उसके बाद भी ना उन्हें नशे नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है, सोचिए वो कितना हाई लेवल का पहुंच गया कि जब तक कम से कम तू 10-12 पैग नहीं पिएगा तब तक वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और जब तक वो रिवॉर्ड नहीं मिलता इंसान को, इंसान एडिक्टेड रहता है एंड अल्कोहल कंज्यूम करता रहता है। ये चीज होती है, ये दिक्कत आती है। और इसी की वजह से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। बिना शराब पिए वो इंसान रह नहीं पाता, समझ रहे हैं? और उसके आसपास से अगर आप शराब हटा दे या कुछ भी ऐसा करें उसको ठीक करने के लिए, वो बहुत वायलेंटली बिहेव करता है अपने आसपास के सारे लोगों के साथ। ADHD भी होता है, often linked to dysregulation in dopamine pathways affecting attention span, impulse control and hyperactivity levels। जब डोपामिन कम होता है तब आपको ADHD भी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि आप एक चीज पर अटेंशन बहुत कम दे पाएंगे एंड हाइपर एक्टिव रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां काम कर रहे हैं, कभी यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरीके से। तीसरी केस स्टडी, एसिटिलकोलिन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, Alzheimer's disease marked by a significant depletion of acetylcholine impacting memory formation and cognitive function। जब एसिटिलकोलिन हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, ब्रेन में कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हमको होता है अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें इंसान भूलने लगता है। सबसे पहले मेमोरी उसकी जाने लगती है, ठीक है, और कॉग्निटिव फंक्शन उसका धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ऐसे भी केसेस आते हैं जिन लोगों को अल्जाइमर्स में ना, आप सोचिए रिमोट चलाना कितना आसान काम लगता है ना, टीवी ऑन किया, रिमोट से आप इधर उधर। उन लोगों को जिनको अल्जाइमर्स होता है वो रिमोट चलाना भूल जाते हैं, सोचिए, और वो उठेंगे बेड से लेकिन उन्हें चलना भूल जाएंगे कि चलते कैसे। सोच रहे हैं? सोचिए, बिल्कुल बच्चों को जैसे चलना सिखाना पड़ता है, बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, छोटे बच्चों को, उनको हम ही बताते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। अल्जाइमर्स में ये कंडीशन तक हो जाती है बड़े लोगों की। ओल्ड एज में होता है ज्यादातर ये, बट किसी को भी हो सकता है, अब आजकल नहीं पता हमें बीमारियों का, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इसका cholinesterase inhibitors donepezil work by preventing the breakdown of acetylcholine, temporarily improving cognitive symptoms। देखिए, अल्जाइमर्स आज के टाइम में जो है इलाज इसका नहीं है। एक बार अगर सेल्स मरने लग जाए, न्यूरॉन्स मरने लग जाए, खत्म होने लग जाए, तो दोबारा जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। दवाइयों से थोड़ा सा प्रिवेंट हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं, आप इंसान नहीं बच पाता, ठीक है, मोस्टली केसेस। लिमिटेड इफेक्टिवनेस, while these medications can slow progression, they do not stop the underlying neurodegeneration। प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकती है कि बीमारी जल्दी जल्दी ना बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन बीमारी को नहीं रोक सकती ये दवाइयां, ये प्रॉब्लम होती है। और आगे इसमें रिसर्च हम करते जा रहे हैं, जितनी पता चलता जाएगा आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस, डाइट, स्ट्रेस एंड न्यूरोकेमिस्ट्री। अब देखिए क्या होता है, पुअर डाइट एंड गट हेल्थ can directly impact neurotransmitter production and balance। For example, leaky gut can affect serotonin levels, creating a gut-brain axis disruption। अगर आपकी डाइट बहुत खराब है, दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, जबकि कम से कम 2 या 3 बार तो मील्स लेने ही चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, फाइबर नहीं पहुंचा रहे हैं अपने स्टमक में डाइजेशन के लिए, तो आपको जो है मेंटल प्रॉब्लम्स जरूर होंगी, 100% होंगी। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, और खा रहे हैं तो खराब खाना खा रहे हैं, बॉडी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। कैसे बनेगा, कैसे चलेगा दिमाग, आप सोचिए। सब कुछ खाने से लिंक्ड है,
आप जो भी खाते हो उसी से तो एनर्जी मिलती है ना, वही तो एनर्जी आपके ब्रेन को मिलेगी, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, पुअर डाइट। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आप पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, हर समय चिंता में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं अपने जीवन में, तो भी आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में दिक्कत आ सकती है। अगर इतना ब्रेन पे प्रेशर डालेंगे तो यही दिक्कत होंगी। कैन डिप्लीट डिप्लीट मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर को, लेवल्स एंड डिस्टर्ब रिसेप्टर फंक्शन ओवर टाइम लीडिंग टू एग्जॉस्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऐसा सोचिए कि आपको घुटने में चोट लग गई, आप उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं, उसमें और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है ना, मिट्टी में और खेल रहे हैं, उसमें और सेप्टिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया। यही चीज, ये तो एक्सटर्नली होता है, यही चीज आप अपने ब्रेन के साथ कर रहे हो। क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लेवल का स्ट्रेस ले लेकर ब्रेन को इतना प्रेशराइज करेंगे तो ये दिक्कतें जरूर आएंगी। तो ध्यान से प्लीज। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कैन इंटरफेयर विद न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस एंड सिग्नलिंग पाथवेज पोटेंशियली कॉजिंग लॉन्ग टर्म डैमेज। एनवायरमेंट में कोई जहरीली गैस वगैरह है, या आप इस जगह पर चले गए जहां पर टॉक्सिक गैसेस जो हैं या कुछ भी इस तरीके की फ्लूइड या कुछ ऐसे रिलीज हो रहा है, वो अगर आपने इनहेल कर लिया, अगर आपकी बॉडी में चला गया, तो भी आपको इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। स्ट्रैटेजीज लाइक फंक्शनल मेडिसिन फोकसिंग ऑन डाइट, आप प्रॉपर तरीके से एक मेडिसिन लें, अगर दिक्कत है तो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लें, डाइट पे फोकस करें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, एक एक समय का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब करता हूं, गलत। कायदे में डिनर आपको 6 से 7 या मैक्सिमम 7:30 बजे तक कर लेना चाहिए, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो। मैं खुद ये करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज एंड डिटॉक्सिफिकेशन कैन सपोर्ट हेल्दी न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन एंड रीस्टोर बैलेंस। अगर बैलेंस खराब भी हो जाए तो इस माध्यम से आप उस बैलेंस को वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसर्च, अब इसकी रिसर्च का आगे फ्यूचर क्या है, ठीक है। Personalized medicine, ongoing research into customized treatment based on individual neurotransmitter profiles and genetic factor। अब रिसर्च जो है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काम कर रही है, किसी के दिमाग में ये प्रॉब्लम है, किसी के दिमाग में ये प्रॉब्लम है ना, तो उसके हिसाब से मेडिसिन जो है आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। थेरेपीज भी इन्वॉल्व है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से थेरेपी भी आपको दी जाएगी, इंडिविजुअली अलग दी जाएगी। और जितना हम अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में, उतनी ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और कॉल टू एक्शन का मतलब है कि हमें हमारी ब्रेन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी, ये आप लिखवा के रख लीजिए, ठीक है। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से आप एक प्रण लीजिए कि मैं अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखूंगा या रखूंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज इस कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे डालिएगा, मैं आपको सबको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूजीसी नेट एंड बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट, लर्न करिएगा एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।